मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे राबिया के बारे में। राबिया 21 साल की थी और उनका रेप हो गया और उनको मर्डर कर दिया गया। ये वाक़यात हुआ था 26 अगस्त को। दिल्ली में एक सुरक्षा डिपार्टमेंट जो पुलिस का डिफेंस में, वहाँ पे वो काम करती थी। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये ड्यूटी जो थी वो 4 महीना पहले ज्वाइन की थी। 26 अगस्त को जब बेटी घर नहीं आई काम से, तो उनकी माँ ने, जो उनके दोस्त थे, उनको कॉल करना शुरू किया। ऑफिस में भी कॉल किया पता करने के लिए कि अभी तक बेटी घर वापस क्यों नहीं आई है, लेकिन उनका पता नहीं चला। बाद में उन्होंने कलेक्टर से भी जाके हेल्प मांगी, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला कि उनकी बेटी कहाँ है। बाद में परिवार वालों को उनकी लाश मिलती है। जब परिवार वालों की उनकी लाश मिलती है और उन्होंने नहलाने धुलाने के लिए, जनाजे के लिए तैयारी करना शुरू किया, तो वहाँ पे जो औरतें थी उसमें से एक औरत बेहोश हो गई, क्योंकि उस लड़की को तकरीबन 50 जगह कट किया गया था। यहाँ तक बेदर्दी के साथ कि उनके छाती को भी काट कर उनके बदन से अलग कर दिया गया था। उनके रिलेटिव का स्टेटमेंट अगर आप देखें और सुने तो इससे पता चले जिस्म का कोई ऐसा जगह नहीं था कि उन दरिंदों ने नहीं काटा था। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि राबिया का एक हस्बैंड था जिसका नाम निज़ामुद्दीन था, और ये निज़ामुद्दीन उसी ऑफिस में काम करता था जहाँ पे राबिया काम करती थी। लेकिन इस स्टेटमेंट को जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी माँ है, गलत बता रही हैं। माँ का कहना यह है कि राबिया की कभी शादी नहीं हुई थी। ये बात सच है कि निज़ामुद्दीन उसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन निज़ामुद्दीन के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं था। ये स्टेटमेंट उनकी माँ ने दिया है। और अगर बात करें तो पड़ोसियों से भी अगर आप बात करते हैं तो एक दो पड़ोसी उनके समर्थन में आके बात किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, राबिया की शादी नहीं हुई थी। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि राबिया वहाँ 4 महीने से काम कर रही थी। इसी दौरान में राबिया ने एक दिन अपने माँ को बताया था कि जिस ऑफिस में वो काम करती है वहाँ पे करप्शन होता है। करप्शन कुछ इस तरह था, राबिया ने अपने माँ को ये बताया कि जो फाइन का रिसिप्ट कट किया जाता है, 2000 का जो चालान कट किया जाता है, उसके जाली रिसिप्ट ऑफिस ने प्रिंट कराए हैं और उसका जो पैसा कलेक्ट होता है वो वहीं के एक तिजोरी में रखा जाता है, जिसकी चाबी राबिया के पास रहती है। और राबिया ने यह भी माँ को बताया था कि ये जो पैसा है बाद में अपने पुलिस वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एक संदेह ये भी लग रहा है कि कोई ना कोई मामला इससे लिंक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का यह कहना है कि निज़ामुद्दीन आकर सरेंडर किया और उसने कहा कि मैं राबिया का हस्बैंड हूं और हमने बिना बताए शादी कर ली थी। बात यह है कि अगर राबिया उस ऑफिस में काम करती थी, निज़ामुद्दीन भी उसी ऑफिस में काम करता था और दोनों मुसलमान थे, तो एक नज़रिया ऐसा है कि क्या दिक्कत थी अगर राबिया अगर अपनी माँ को ये बताती कि निज़ामुद्दीन से वो शादी करने चाहती है, तो यहाँ कोई एतराज़ की बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन राबिया के माँ का कहना है कि कभी ऐसी बात भी नहीं हुई थी और उनकी शादी नहीं हुई थी। निज़ामुद्दीन ने ऐसा जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दबाव की वजह से निज़ामुद्दीन ने ऐसा कहा है। इसका ये कहना है कि जिस लड़के का नाम इसमें सामने आया है, राबिया ने उनसे शादी कर ली थी। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का ऐसा कुछ नहीं है। सब हमने जब ज़्यादा ही वो हो रही थी तो तसल्ली दिलाने के लिए कोर्ट में भी हमने कागज वगैरह सब देखे, छानबीन कर ली। हमें तो पता नहीं चला और हमारे पीछे वकीलों ने छानबीन नहीं करी, कुछ नहीं निकला। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इसके लिए तो और एक धारा और फालतू लगानी चाहिए। पुलिस का ये जो दावा है वो खोखला है। वो खोखला। पुलिस तो ये सोच लो क्या अपना खाना पूर्ति कर रही है। निज़ामुद्दीन अपने स्टेटमेंट में ये बताता है कि इनकी शादी होने के बाद इसको ये पता चलता है कि राबिया की ज़िंदगी में एक और कोई लड़का था, जिस बात पे इन लोगों की आर्गुमेंट हुई और उसी के गुस्से में उसने राबिया का कत्ल कर दिया। लेकिन जिस तरह से बॉडी पे उसके निशान हैं और जिस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया है, ये काम एक आदमी अकेले नहीं कर सकता है। इन सब बातों पे राबिया के परिवार वालों का कहना है कि ये सारी बातें झूठ है।
निज़ामुद्दीन से राबिया के कभी शादी नहीं हुई थी और उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं था, क्योंकि राबिया हमेशा हर बात अपने माँ से शेयर करती थी। तो राबिया के परिवार वालों का कहना है कि बात कुछ और है, जिसको छिपाया जा रहा है और उनके बेटी के नाम को बदनाम किया जा रहा है। जिस दिन राबिया गायब हो गई थी, घर नहीं आई थी, उसी दिन राबिया की एक दोस्त जो राबिया के ऑफिस में ही काम करती थी, उसने राबिया के माँ से कॉल करके बात किया। हेलो हेलो मम्मी से सुनो। हाँ तुम्हें पता है ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है? हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा ये लो बात करो। हेलो हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? देखने का फोन में। किसका? ये फोन देखो, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? मेरा? ये जिससे बात कर। हेलो हेलो हाँ, रावे की मम्मी बोल रहे ना आप? अरे नहीं नहीं, अच्छा, रावे की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी अब। हेलो हेलो हाँ आंटी सुनो, जो हमारे सर थे ना, मेरा सर, जी वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? हाँ जी। तो राविया सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी अभी शायद उनको शायद पूछताछ के राविया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। आंटी जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ तो मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मैं सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ से उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी। मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास है उनका नंबर? हाँ इसीलिए फिर राबिया को लेके गए हैं फिर वो मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गए हैं, कैसे बताऊँ मैं आपको। मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, है सभी यही बात कर रहे हैं। आंटी एक मिनट रुकिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। कृपया लाइन पर बने रहिए। अच्छा, द पर्सन बात चल रही है लड़कियों से जो साथ में है। हेलो 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 आंटी। हाँ जी। निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर? निजाम के साथ तो नहीं है शायद? स्विच ऑफ आ रही है बाबू उनका भी नंबर। घर में मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं, आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो उनके किसी का है तो बताओ, फिर मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पास भी नहीं है ना नंबर, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब ये लोग साथ में थे क्या? साथ में नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। फ्रेंड के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, यार टाइम पे नहीं आई है बाबू। थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। मुझे खुद भी, अरे आंटी मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी? हाँ परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस बात को लेकर परेशान थी? नहीं आंटी इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं दूसरी तरह मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो उतनी बात हो नहीं पाई मेरी इससे। आप एक काम को आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा परेशान की तो बात है बाबू, आप कह रहे हो परेशान। आप में आऊँ मैं? आप नेहा क्या पर हो? हाँ बेटा नेहा के। ये ऑडियो को सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि सच्चाई कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, कहा कुछ और जा रहा है। और आप एक चीज़ देख लीजिए,
कोई भी बड़े मीडिया चैनल है इसको हाईलाइट नहीं किया है। कारण यही है कि ये जो पीड़िता है वो एक मुसलमान है और बहुत सारे अपोजिशन लीडर भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं। रीज़न बात यह है कि वोट बैंक का है। अगर ज़्यादा हमदर्दी मुसलमानों की तरफ दिखाएंगे तो उनके वोट पर खतरा हो सकता है। रूलिंग गवर्नमेंट खैर बात नहीं करेगी, अपोजिशन भी खामोश है। दूसरी तरफ दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी है, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबको लगता है कहीं ना कहीं अगर मुसलमान समुदाय के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है और अगर आप खुल के बात करेंगे तो उनके हिंदू बैंक वोट जो है उस पर असर पड़ता है। यहाँ मैं कुछ हिंदू और मुस्लिम की बात करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आदमी की नफ़रत एक दूसरे से कैसे बढ़ गई और क्यों बढ़ी, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया और पॉलिटिकल लोगों का हाथ है। आपने हर पल, सिर्फ हर पल मीडिया के ज़रिए जहर उगलने की कोशिश की है और आज उसी का नतीजा है कि समाज में दिखाई दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो इस मुल्क में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। कि ऐसी नफरत है कि लोग एक लड़की के ऊपर 50 बार वार करते हैं, उसके छाती को काट कर फेंक देते हैं। आप सोच सकते हैं, ऐसी बातों करने में भी शर्म आती है, लेकिन बताना पड़ता है, हकीकत यही है। तो ये सिर्फ जब आप इतनी नफ़रत की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, तो समाज में इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वहाँ दिन रात अगर टीवी चैनल आप खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसी के ऊपर फोकस होता है। मैं जानता हूँ मेरे प्रोग्राम को बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी देखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ प्लीज़ मुस्लिम और हिंदू करके मत देखिए। आप एक सोचिए कि एक लड़की के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है जो बार बार दिल्ली में हो रहा है। कभी हिंदू लड़की पे होता है, कभी दलित पे हो रहा है, कभी मुसलमान पे हो रहा है। कब तक इस बात को हम सहते रहेंगे? और सबसे बड़ी बात है, हमने सहना सीख लिया है, इसलिए ये लोग हमें दबाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या लगता है आप लोगों को कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इसी तरह हमें और आपको गुमराह करते रहेंगे और हम इनके बातों को सुनकर एक कठपुतली बनकर घूमते रहेंगे? जरा सोचिएगा ज़रूर। यहाँ मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, यहाँ आपकी हमारी सेफ्टी की बात है। पहले आपने देखा था निर्भया कांड हुआ, वहाँ कोई मुस्लिम बच्ची नहीं थी, और आज आपने देखा यूपी में दलित बच्ची के साथ क्या हो रहा है, और आपने देखा अब दिल्ली में क्या हो रहा है। जनता अपनी तरह से एक आवाज़ उठाती है, लेकिन वो आवाज़ों को कुछ दिनों के बाद दबा दी जाती है। उसका रीज़न सिर्फ यही है, जो बड़े मीडिया कहीं ना कहीं उनको पैसे देके उनके मुंह को बंद करा दिया जाता है। आज जो लोग अपने मुंह को बंद करके बैठे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि उनके परिवार वालों को ऐसी बात हो तो क्या करेंगे आप? कब तक आप चुप रहेंगे? तो मेरी गुजारिश है कि आपस में जब तक आप समाज के लोग लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों को पता चल गया है, मुझको आपको लड़ाते रहेंगे और ये अपनी रोटी सेकते रहेंगे। ज़रा सोचिएगा ज़रूर। आपकी फीडबैक को मेरी ज़रूरत होगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या करना चाहिए इस वक्त। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।